हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? सॉरी, पहले तो मैं लेट हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टी शर्ट नहीं मिली आज। मैं मैं मेरे को टी शर्ट नहीं मिल पाई आज, पता नहीं कहाँ चली गई यार। मैं ढूंढता रह गया, कहाँ रह गई है पता नहीं, गाड़ी में रह गई है, कहीं पे रह गई है, नहीं समझ में आ रहा। मिल ही नहीं रही, बहुत देर से ढूंढ रहा था, तो इसके लिए भी माफ़ी। आज रात को बैठ के टी शर्ट भी ढूंढ लूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, सॉरी जी, सॉरी, लेट के लिए सॉरी, लेट के लिए सॉरी। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं जल्दी से क्लास का। लेट ऑलरेडी हो चुके हैं तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। ठीक है, क्या हुआ? लोन क्या? लोन कॉल मतलब क्या? लोन कॉल क्या लिख रहे हो भाई तुम ये? समझा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ओ हो ओ हो। अब मैं समझा, अब मैं समझा। अच्छा जी, प्रैंक हुआ था हमारे साथ। अच्छा, ओ हो। मैग्नोलिया मैम थी वो। अच्छा अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक से जो लोन। ओ, अरे हाँ यार, मैं कुछ कहा था, मीटिंग में था, क्या था मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, कि हम आईसीआईसी बैंक से बोल रहे हैं। तुम्हारे सामने हुआ था, मैग्नोलिया मैम ने करा था। ओ हो, वो प्रैंक कॉल था और हमने, अच्छा, और मैंने बोल दिया नहीं चाहिए और मैंने काट दिया। अब यार ऐसे दिन के इतने सारे कॉल आते हैं इस तरह से कि लोन चाहिए। अब मैडम को और कोई दिमाग लगाना चाहिए था। शिट यार, ये तो मैम के साथ लॉल हो गया। शिट। और मैंने फोन काट दिया था। अरे यार, शिट। मैंने कहा नहीं जी, मेरे को नहीं चाहिए और मैंने काट दिया। ऐसे मैं काट देता हूँ जल्दी जल्दी। अरे यार, शिट। नहीं नहीं, ऐसे मैग्नोलिया मैम को कॉल को ही करेंगे, उनको भी एक प्रैंक कॉल ही करेंगे। अब सोचता हूँ मैं क्या करेंगे एक दो दिन में। अबे यार भाई, मैम को भी कुछ और दिमाग लगाना चाहिए था। मैम ने भी सबसे बेसिक दिमाग लगाया कि लोन कॉल कर लेते हैं। लोन कॉल से तो यही होता है। अरे यार, क्या था? कॉल बैक करते, अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं समझ गया तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, समझ गया मैं किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम। करते हैं कैमरा। ओलिविया को करूं? वह चल, पागल हो गया। नहीं समझ पा रहा मैं क्या लिख रहे हो, तो इतने तेज लिख रहे हो। बहुत तेज लिख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहे, समझ में आ रहा। कैमरा टेढ़ा हो रहा है तुम्हें क्या? अरे वो पता है मुझे, थोड़ा सा इसमें वही तो इशू आ रहा था, इसलिए तो आधे घंटे लेट है क्लास।
करते हैं, उसको सही कर देंगे, उसको सही कर देंगे। तुम्हें जो लग रहा है ना वो थेड़ा वेड़ा जो भी कैमरा एंगल की दिक्कत, वो इशू की वजह से तो आधा घंटे क्लास हुई है। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं जल्दी से आज की क्लास की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूं आपसे अभी तक की कहानी की, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, #ATK², अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो हमने जो मेन बेसिक चीज पढ़ी वो ये पढ़ा कि जो जनरल फॉर्म ऑफ जो हमारा जनरल फॉर्म होती है, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, फिर उसके पास ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये आगे चलती रहती है। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा nth टर्म ऑफ एपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने जो पढ़ी वो हमने पढ़ी nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है, nth टर्म ऑफ एपी मतलब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, nth टर्म मतलब किसी एपी की कोई भी टर्म चाहिए, किसी एपी की कोई भी टर्म चाहिए तो हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब तो जो भी टर्म चाहिए वो n हो गया, d का मतलब होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, याद आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब होता है कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एपी की एक खासियत होती है, एपी की एक खासियत होती है, कैमरा सीधा कर दो, हो जाएगा यार सीधा, रुक जाना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तेरे को वही दिक्कत आ रही थी तभी क्लास लेट हुई है, जुगाड़ से करिए आज क्लास वरना कैंसिल हो जाती तुम्हारी। तो एपी की एक खासियत होती है, क्या होती है एपी की खासियत, एपी में एपी की एक खासियत होती है कि एपी जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, एपी के कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, हर अगला माइनस पिछला इक्वल होता है। इसे एपी की पहचान भी कहते हैं। अगर आपको पहचानना है कि कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं तो हम कैसे पहचानते हैं, हम सारे अगले माइनस पिछले चेक कर लेते हैं, सारे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, सारे कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाए सेम है तो हम कह देते हैं वो एपी है। क्लियर है जी, क्लियर है जी, शुरुआत करें, शुरुआत करें। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में ना मेरी जान, ये जो एपी चैप्टर है इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, और दूसरा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है जी, ठीक है जी, दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। एक है हमारा nth टर्म ऑफ एपी जिसे हम an करके बुलाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा होता है सम ऑफ n टर्म्स जिसको हम sn बुलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बस मैंने तुम्हें जस्ट बता दिया। तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं, यही दो कॉन्सेप्ट है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है nth टर्म ऑफ एपी कि दुनिया जहां की कोई भी टर्म चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 1000वीं, 1,00,000वीं, 1,10,000वीं, 1 करोड़वीं, जो भी टर्म चाहिए n की जगह रख दो। अब ध्यान से सुनो मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट है, n की जगह रख दो और वो टर्म आ जाएगी। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इसको कंप्लीट कर लेंगे और कल वाली क्लास में हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हम कल वाली क्लास में कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है, इसे हमें खत्म करना है। ठीक है, मिडल टर्म जो भी तुम बोल रहे हो वो इसी में हो जाएगा। आज की क्लास में हमारा टारगेट है हमें nth टर्म ऑफ एपी को खत्म करना है। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हमें चाहिए तो हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें हमें
कोई भी n की जगह कुछ भी रख दो, n की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी a2 जो कि हो जाएगी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह अगर मैं 100 रख दूंगा तो मेरे को 100वीं टर्म मिल जाएगी जो कि हो जाएगी a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। मैं n की जगह कुछ भी रख दूं, मैं n की जगह मान लो कुछ और ही रख दूं, n की जगह मैं m रख दूं मान लो, तो मेरे को mth टर्म मिल जाएगी। बस जहां पे भी n है वहां पे n की जगह जो भी आया है वो लिख दो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, n की जगह जो भी लिखते रहोगे वो वाली टर्म मिल जाएगी, n की जगह जो भी लिख दोगे वो वाली टर्म हमें मिल जाएगी। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। शुरुआत करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब हम करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी इस एपी की कौन सी टर्म 248 है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे। एक एपी दे रखी है हमें, ठीक है, एक एपी दे रखी है हमें जो कि है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एपी हमें दे रखी है, हमसे पूछा है इस एपी की कौन सी टर्म 248 है, कौन सी टर्म 248 है, ये हमसे पूछा है। जब भी इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखी है उनको समझ में आ जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर को भी पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई भी टर्म के बारे में बात करी जाए, कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, ध्यान से सुनना। जब भी एपी में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एपी में, हमें मान लेना है nth टर्म। क्या बोला मैंने, ये बहुत काम की बात है। बस यही चीज समझ में अगर आ जाए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, काम की बात, #K3B। एपी में जब भी पूछ ले कौन सी टर्म ये आ जाए क्वेश्चन में, कितनी टर्म, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, जब भी इस तरह की चीजें आ जाए तो मान लेना, लेट कर लेना n टर्म, लेट कर लेना nth टर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन ने बोला इस एपी की कौन सी टर्म, क्या कौन सी टर्म 248 होगी, इस एपी की कौन सी टर्म 248 होगी। तो जब हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म, मैं मान लूंगा nth टर्म, मैं मान लूंगा nth टर्म। तो मैं मान लूंगा लेट nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो ही 248 है। मैं मान लूंगा जो nth टर्म है वो ही 248 है, जो nth टर्म है मान लूंगा वो ही 248 है। nth टर्म 248 है, मतलब जो an है वो ही 248 है, जो an है वो ही 248 है। an का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही 248 है। a मतलब पहली टर्म पता है हमें 3 प्लस n, यही तो पता करना है कौन सी टर्म, n की वैल्यू तो पता करनी है, इसको ऐसे रहने दो। d मतलब कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, तो 8 माइनस 3 कर दें अपना, 5 आ गया d की वैल्यू। तो d की जगह यहां पे 5 लिख देंगे, इक्वल्स टू 248। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 3, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, 248 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 245, यहां बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो n माइनस 1 की वैल्यू 49 आ गई। तो n की वैल्यू आ गई, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू होगी 49 प्लस 1 इज 50। तो हम ये बोल देंगे देयरफॉर जो 50th टर्म है वो 248 है, 50th टर्म इज 248। अरे समझे बोंदू? तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, सिंपल हमें मान लेना है n टर्म, सिंपल हमें मान लेना है n,
सिंपल मान लेना है n। तो यहां पे पूछा जा रहा था कौन सी टर्म 248 है, तो मैंने कहा nth टर्म 248 है। नहीं पता, जैसे हम x मान लेते हैं ना, यहां पे बस n मान लेना है। जहां पे हम x मान लेते हैं यहां पे बस n मान लेना है। तो लेट nth टर्म इज 248। nth टर्म इज 248 मतलब दैट इज, इसे कहते हैं ना डेट इज i डॉट ई, डेट इज, तो डेट इज an 248 है। an का फॉर्मूला लगा दिया, n की वैल्यू निकल गई। अरे समझ गए, अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमें बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं, अब हमें बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। पहला मैं करूंगा, दूसरा तुम करोगे, ठीक है। पूछा जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स। हाउ मैनी मतलब, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है? हाउ मैनी का मतलब कितनी टर्म्स है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी टर्म्स। हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी टर्म्स। तो जब भी कितनी टर्म्स आ जाए तो मैं मान लूंगा लेट n टर्म्स आर देयर। हमसे पूछा कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, तो मैंने मान लिया n टर्म्स हैं इस एपी में, ठीक है। n टर्म्स का मतलब, n टर्म्स का मतलब ध्यान से देखना, ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म होगी, एंड डैश 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 ये nth टर्म होगी। समझ पा रहे हो? अगर टोटल n टर्म्स हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर टोटल n टर्म्स हैं, मतलब ये यहां से यहां तक, मतलब कि ये यहां से यहां तक ये टोटल n टर्म्स हैं, तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, और ये nthवीं टर्म होगी। ये जो है ये हमारी nthवीं टर्म होगी। तो देयरफॉर, समझ पा रहे हो ना, मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स हैं, मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स है मतलब ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ये nthवीं होगी। तो देयरफॉर जो nthवीं टर्म है वो 43 होगी। जो nthवीं टर्म है वो 43 होगी। भैया ब्रह्मास्त्र नहीं आया, कॉल नहीं उठा रहे, मैं देखता हूँ मेरी जान। तेरा तो तूने यूज़र नेम ही ऐसा लिख दिया, तेरा नाम होता तो हम चेक तो कर पाते। तूने यूज़र नेम ही लिख दिया ब्रह्मास्त्र नहीं आया। अबे नाम चेंज कर ले, फिर उसके हिसाब से हम चेक तो करवा लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स हैं, पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, nthवीं होगी, तो nthवीं टर्म 43 है। an का फॉर्मूला क्या होता है, खोल दो बस। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 43 होगा। a मतलब पहली टर्म क्या है 7, 7 प्लस n की वैल्यू n ही तो फाइंड करना है, तो n ऐसे ही रहने दो। d मतलब कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, तो 10 माइनस 7 आ गया 3, तो d की वैल्यू आ गई अपनी, d की वैल्यू आ गई अपनी 3, बराबर आ गया 43, बराबर आ गया 43। तो यहां से आ गया n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 7, उधर जाके 43 माइनस 7 हो जाएगा। 43 माइनस 7 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया? 43 माइनस 7 कितना हो गया, बताओ बताओ, 30, बताओ। 43 में से अगर 7 गए कितना बचा? नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तुमसे, है भाई? कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तुमसे, है भाई? कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तुमसे? अबे 43 में से 7 चले गए, तुम नहीं बता पा रहे हो क्या? है कितना होता है? भैया आप ही कर दो यार, क्यों बार बार पूछते हो? 36 होगा ना। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो गया 36। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 12, तो n की वैल्यू होगी 12 प्लस 1 13। तो देयरफॉर कितनी, देयरफॉर 13 टर्म्स आर देयर, 13 टर्म्स होंगी इस वाले एपी में। सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो, ये सेकंड वाला करो जल्दी
जल्दी सेकंड वाला ट्राई करो, जल्दी सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड वाला ट्राई करो। बताओ कितनी टर्म्स होंगी इस सेकंड वाले एपी में, बताओ कितनी टर्म्स होंगी इस सेकंड वाले एपी में, जल्दी ट्राई करो। कितनी टर्म्स होंगी इस वाली एपी में? कितनी टर्म्स आ रही हैं? वही जैसे ये करा है वैसे ही बिल्कुल सेम तरीका करना है। देखो कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, जो यहां दिया हुआ है जिस तरह से यहां करा हुआ है वैसे ही करो, जिस तरह से यहां करा हुआ है बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करेंगे? हमसे पूछा है कितनी टर्म्स हैं एपी में, कितनी टर्म्स, तो हम मान लेंगे n टर्म्स हैं, है ना, हम मान लेंगे n टर्म्स हैं। $27 आ रहा है आंसर, 27 आ रहा है आंसर। चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या? मान लेता हूं, मान लेता हूं, मान लेता हूं लेट n टर्म्स हैं, लेट n टर्म्स हैं इस एपी में, आर देयर इन दिस एपी, इस एपी में मान लो n टर्म्स हैं, n टर्म्स है मतलब ये पूरी टोटल जो है ये n टर्म्स है टोटल। तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी और ये nthवीं टर्म होगी, ये हमारी nthवीं टर्म होगी। ठीक है जी, चलो जी। तो देयरफॉर जो an है वो हो गई 10/3। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 10/3। a मतलब पहली टर्म है -1 प्लस n माइनस 1, n तो निकालनी है तो n ऐसे रहने दो। d मतलब अगला माइनस पिछला कर दो, कोई भी अगला माइनस पिछला, अगला है -5/6, अगला है -5/6, माइनस पिछला क्या है, पिछला है -1, तो -1, तो ये आ गया -5/6 प्लस 1, 6 एलसीएम ले लिया, -5 प्लस 6, तो ये आ गया 1/6, तो d आ गया हमारा 1/6। ठीक है, मैंने क्या करा, अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला, पिछला है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 - 5 1/6, तो d आ गया 1/6 बराबर आ गया हमारा 10/3। ये -1 उधर आ गया +1, तो n - 1 इंटू 1/6, ये हो गया 10/3 प्लस 1, 3 एलसीएम में आ गया, बन गया 10 प्लस 3, और यहां बन गया n - 1 इंटू 1/6, तो n - 1 इंटू 1/6 बराबर बन गया 13/3, 3 2 जा 6, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 13, तो n - 1 बराबर आ गया 13 इंटू 2, ये 2 उधर जाके 13 इंटू 2, तो n - 1 बराबर आ गया 26, तो n की वैल्यू आ गई 27। तो देयरफॉर 27 टर्म्स आर देयर। कितनी टर्म्स हो गई? 27 टर्म्स जो हैं वो इस एपी में होंगी। 27 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, क्या -150 क्या एक टर्म है इस एपी की? एक एपी दी हुई है, हमसे पूछा है क्या -150 कोई टर्म है एपी की? ठीक है, क्या कोई टर्म है, क्या कोई टर्म है? मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो -150 है। मैं मान लेता हूं nth टर्म जो है वो -150 है। तुम कहोगे भैया ऐसे क्यों मान लिया? मैंने कहा मान लिया, कैलकुलेट करता हूं n की वैल्यू। ठीक है, मैं मान लेता हूं nth टर्म -150 है, तो यहां से मैंने an बराबर -150 लिख दिया, क्योंकि nth टर्म -150 है मतलब an -150 है, यही तो होता है nth टर्म। ये होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, ये है -150। a की वैल्यू पता है हमें 11 प्लस n, यही तो नहीं पता। d क्या होता है? अगला माइनस पिछला, तो 8 - 11 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, -3,
तो d की वैल्यू है -3 बराबर -150। यहां पे देखो क्या वेरिएबल है, क्या चीज हमें नहीं पता, अभी n नहीं पता भाई, और बाकी सारी क्वांटिटीज तो हमने रख दी, बाकी सारी क्वांटिटीज तो हमने रख दी, n नहीं पता। हम n कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यही दिमाग वाली चीज है बस। हमने मान लिया nthवी टर्म जो है वो -150 है। अब मैं n कैलकुलेट करूंगा, अगर n कोई नेचुरल नंबर आ गया तो मतलब वही वाली टर्म होगी। और मान लो n की वैल्यू आ रही है कुछ पॉइंट में कि 10.5, n की वैल्यू मान लो ये आ रही है, तो क्या 10.5 कोई टर्म है? कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, क्या 10.5 कोई टर्म है? भाई टर्म जो होती हैं वो नेचुरल नंबर ही तो हो सकता है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, 10वीं टर्म, 100वीं टर्म, 1000वीं टर्म, यही तो हो सकती है n की वैल्यू। n की वैल्यू 10.5 कैसे हो सकती है कि 10.5वीं टर्म? ऐसा कोई होता है? नंबरिंग जो होती है, नंबरिंग जो होती है टर्म की, वो ऐसे पॉइंट में कोई हो सकती है या नेगेटिव में कोई हो सकती है, समझ रहे हो? जो n है हमारा, जो n है वो तो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, n तो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। पहली n का मतलब क्या है? कौन सी टर्म, पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे है, पहली पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे है, चौथी पे है, पांचवी पे है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? n तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, कि पहली टर्म है या दूसरी टर्म है या तीसरी टर्म है या चौथी टर्म है, ये पता चलना है हमें, तो n तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना? कैलकुलेट करें क्या क्या n की वैल्यू आ रही है यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ रही है, क्या आ रही है, क्या आ रही है बताओ? n की वैल्यू 54.7 कुछ आ रही होगी। शौर्य मेरे बेटा क्यों स्पैम कर रहा है, बता, कुछ हो जाएगा? ये जो तू इमोजी कौन सा हंसने वाला स्पैम कर रहा है, कौन सा, क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा बता, क्या हो जाएगा इससे? फिफ्टी 4.77 कुछ आ रहा है, तो यहां से हम जब n कैलकुलेट कर रहे हैं तो 54.7 164/3 आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं 164/3 आ रहा है। ये तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये होता है बिलोंग टू का साइन, 11th में पढ़ोगे तुम, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, है ना? ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, लिख लो, जब 11वीं में जाओगे तो कहोगे हाँ हमारे 10वीं के मास्टर ने बताया था। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, है ना? मैथ्स में इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं बिलोंग टू, और इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो हमने ये देखा, ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, एन डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, बट एन तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, एन तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देयरफॉर सिंस, ऐसे लिख दोगे यहां पे तुम, ऐसे लिख सकते हो यहां पे तुम, सिंस n is not a natural number, not a natural number, तो therefore -150 is not any term of this AP, इस AP की -150 जो है कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि हमारा n नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है, n हमारा नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है। समझ गए बंधु, समझ गए बंधु? तो इससे हमें ये पता चल रहा है, इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार, इसको इधर ले जाना, अपॉन 3 कर देना, इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे, है ना? तो हम ये देख रहे हैं कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही, तो देयरफॉर ये कोई टर्म नहीं होगी। n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, नेचुरली जो मुंह से निकले नंबर वो होने चाहिए, डेसिमल में कोई हो पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है कौन सी टर्म ऑफ दिस एपी, ये एक एपी हमें दी हुई है, इसकी कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म, कौन सी टर्म, बिना सोचे समझे nth टर्म। तो लेट nth टर्म जो है वो ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी,
मेरे को तो शोभित भैया ने बता रखा है, कोई भी टर्म की बात करी जाए, nthवी टर्म मान लो, कोई भी टर्म की बात करी जाए nthवी टर्म मान लो, तो लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो देयरफॉर जो nthवी टर्म है an वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव क्या होते हैं, जो लेस देन जीरो होते हैं, तो nthवी टर्म जो है जो nthवी टर्म है, जो nthवी टर्म है वो मैंने मान लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो an लेस देन जीरो हो गया। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लेस देन जीरो है। a मतलब 65 हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस n वही तो निकालना है, तो n माइनस वन इंटू डी क्या है, d मतलब अगला माइनस पिछला, तो 61 माइनस 65 अगला माइनस पिछला, तो आ गया -4, है ना। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई -4, ये लेस देन जीरो है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आ गया 65, ये माइनस इंटू प्लस होके माइनस हो जाएगा, तो -4 टाइम्स n माइनस वन लेस देन जीरो, है ना। 65 को यहीं रहने दो, ये -4 टाइम्स n माइनस वन उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4n माइनस वन, ठीक है। 4 को नीचे ले आए तो 65/4 ये हो जाएगा n माइनस वन के बराबर, है ना जी, है ना जी। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएंगे। अब इस पूरे को उठा के इधर ले गए, जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करो, इसको उधर के इधर ले गए तो ये -4 जो है ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 नीचे ले गए, ये ऐसा बन गया 65/4, क्या इसको काट सकते हो, 65/4, ये ऐसा करते हैं 1 भी इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 65/4 + 1 ये n, ठीक है, ठीक है। इसको बस उठा के ऐसे लिख दिया, इसको बस उठा के ऐसे लिख दिया कि n को इधर ले आओ और करके लिख सकते हैं, n की तरफ बड़ा वाला मुंह है ना, मैंने बस इसको उठा के ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं करा, अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको बस उठा के ऐसे लिख दिया, ठीक है। n की तरफ खुला हुआ मुंह था, तो ये हो गया n ग्रेटर देन अपॉन में 4 हो गया, 65 + 4 हो गया, तो n शुड बी ग्रेटर देन 65 + 4, 69/4। 69/4 अगर काटना शुरू करें तो 4 1 ज़ा 4, 5 6 29, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 17.4 2 ज़ा 8, 17.2 एंड सो ऑन। तो n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 17.2 डैश डैश डैश, मतलब 17 पॉइंट से बड़ा n कौन सा होगा, n नेचुरल नंबर है, n तो एक नेचुरल नंबर है, तो 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 17.2 से जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, तो देयरफॉर n जो होगा वो 18 होगा, जस्ट बड़ा तो 18 है ना, तो देयरफॉर n की वैल्यू 18 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो 18th टर्म है वो उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है, तो इस एपी की 18th टर्म जो है ये पहली नेगेटिव टर्म होगी। एटीन्थ टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। हमसे पूछा था विच टर्म, कौन सी टर्म, मैंने कहा कौन सी टर्म, शोभित भैया ने बोला है जब भी कौन सी टर्म की बात आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना है nthवी टर्म, कौन सी टर्म, nthवी टर्म, तो nthवी टर्म लेस देन जीरो है, बस सॉल्व करा सॉल्व करा सॉल्व करा सॉल्व करा, n की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 17.2, मतलब n हमें 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, जस्ट अगला कौन सा होगा, 18 होगा, तो 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लो इसका सेकंड पार्ट आ जाए क्वेश्चन का, मान लो इसका सेकंड पार्ट यही आ जाए, फाइंड दैट फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑल्सो, वो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुम बोल रहे हो वो फाइंड भी करो, फाइंड दैट फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑल्सो, वो जो नेगेटिव टर्म तुम बोल रहे हो ना पहली नेगेटिव टर्म, वो फर्स्ट
वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो बताओ क्या होगी, फाइंड भी करो। आपने बता दिया 18th टर्म पहली नेगेटिव टर्म है इस एपी की, इस एपी की 18th टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, पर वो टर्म क्या है, क्या वो बता सकते हो? वो टर्म क्या है बता सकते हो? फाइंड करो, दिमाग लगाओ, क्या हो जाए, दिमाग लगाओ, क्या पता हो जाए। कैसे फाइंड करेंगे जी, कैसे फाइंड करेंगे? हमसे पूछा है कि वो जो 18th टर्म तुम बोल रहे हो ना वो फाइंड भी करो। अरे कितना इजी है। 18th टर्म का मतलब, 18th टर्म का मतलब क्या हो गया? A18 पूछा है। अरे A18 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A प्लस 17D, यही तो होगा A18। अब बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे n माइनस वन, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब दिमाग में करना, अब दिमाग में करना। A18 मतलब A प्लस 18 माइनस वन 17D। जब भी A18 लिखा जाएगा तो मतलब बस n माइनस वन दिमाग में कर लो, 18 माइनस वन 17 हो गया। A क्या था हमारा? A क्या था हमारा? A था 65, तो 65 प्लस 17 इंटू डी क्या है हमारा? D क्या है? D है हमारा -4, तो D है हमारा -4। तो ये आ गया 65 माइनस 17 इंटू 4, 7 4 28, 2 4 5 6 68, तो ये आ गया -3। तो A18 आ गया -3। तो जो 18th टर्म है वो है -3। तो 18th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, और तुमसे पूछ लिया जाए वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ क्या है, -3 है। समझ रहे हो? पहले हमसे पूछा पोजीशन बताओ, तो मैंने बोला 18th टर्म। अब वो बोल रहा है बताओ वो टर्म क्या है, तो हम कहेंगे -3। समझे बंधु? समझे बंधु? पहले हमसे क्या पूछा गया था? कंफ्यूजन मत लाना। पहले हमसे क्या पूछा गया था? कौन सी टर्म, तो हमसे पोजीशन पूछा था कि कौन सी पोजीशन पे आती है। मैंने कहा 18th पोजीशन पे आती है। अब वो कह रहा है बताओ उस 18th पोजीशन पे क्या है टर्म, टर्म की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू क्या है? -3। समझ गए बंधु? समझ गए जी? समझ गए जी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एक एपी हमें दी हुई है, ध्यान से देखना। एक हमें एपी दे रखी है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। हमसे बोल रहा है कौन सी टर्म, जब भी हम पढ़ लें कौन सी टर्म, जब भी हम पढ़ लें कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब हम मान लेंगे nth टर्म। अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा तो क्वेश्चन ने बोला है कौन सी टर्म, मैंने तो ये पढ़ा क्वेश्चन ने बोला है कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म मतलब लेट nth टर्म, लेट nth टर्म। तो बोल रहा है कौन सी टर्म इस एपी की 130 मोर देन 31st टर्म है। तो मैंने मान लिया लेट nth टर्म इज 130 मोर देन 31st टर्म। भाई जो nth टर्म है वही है 130 मोर देन 31st टर्म। समझ गए? कौन सी टर्म? मैंने कहा nth टर्म। nth टर्म जो है वही मान लो 130 मोर देन 31st टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला कि nth टर्म ही 130 ज्यादा है 31st टर्म से। यही तो बोला जा रहा है, यही तो बोला जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है मैंने लिख दिया ना, जो क्वेश्चन ने बोला है मैंने यहां लिख दिया ना कि कौन सी टर्म, मैंने कहा nth टर्म, nth टर्म 130 ज्यादा है 31st टर्म से। क्वेश्चन पढ़ो और ये पढ़ो क्या सही लिखा है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है और जो क्वेश्चन लिखा है क्या मैच हो रहा है?
ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है और जो क्वेश्चन लिखा है क्या मैच हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है ना? ठीक है। कौन सी टर्म मतलब? nth टर्म। तो मैंने कहा nth टर्म 130 ज्यादा है 31st टर्म से, nth टर्म ही 130 ज्यादा है nth 31st टर्म से। खोल दो बस इसको, an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 130 प्लस a 31 क्या होगा? a प्लस 31 माइनस 1 मतलब 30, a प्लस 30d, ये होगा ये। समझ गए? a 31 मतलब a प्लस 30d होगा। a से a काट दिया मैंने, तो यहां से बन गया n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? अगला माइनस पिछला। क्या आ रहा है? डी अगला माइनस पिछला। 15 माइनस 5, 15 में से 5 गए, डी की वैल्यू आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 10, बराबर होगा 130 प्लस 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 30 इंटू डी, डी की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 300, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 10 की वैल्यू। तो n माइनस 1 इंटू 10 जो है ये आ जाएगा 130 प्लस ये हो गया 034, 430, 0 से 0 गया। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 43, तो n की वैल्यू आ गई 43 प्लस 1 44। तो हम कह देंगे देयरफॉर 44th टर्म जो है वो 130 ज्यादा है मोर देन 31st टर्म। समझ गए? जो 44th टर्म है वो 130 ज्यादा है, वो 130 ज्यादा है 31st टर्म से। सिंपल। कुछ भी पूछ ले यार क्वेश्चन, तुम लॉजिक समझ गए हो, कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन, कौन सी टर्म, कितनी टर्म, कैसी टर्म, किसकी टर्म, हमें मान लेना है nth टर्म। अब ये आगे कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? अभी बोल दिया 130 मोर देन, कभी बोल दे कि कौन सी टर्म ट्वाइस है 11वीं टर्म के, तो बस nth टर्म ट्वाइस है 11वीं टर्म के, इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी टर्म थ्राइस है 14th टर्म के, तो मान लेंगे nth टर्म थ्राइस है 14th टर्म के, बस इक्वेशन बन जाएगी। तो जो क्वेश्चन ने बोला है वैसी इक्वेशन बन जाएगी। एक्सपैंड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, एक्सपैंड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए जी? समझ गए जी? समझ गए जी? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कितनी टर्म्स हैं किसी एपी में। हाउ मैनी टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स। तो मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा शोभित भैया ने बोला है जब भी कितनी टर्म्स की बात आ जाए तो मान लेंगे लेट n टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा n टर्म्स है मान लो इस एपी में, ठीक है। बोला जा रहा है जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म जो है दे आर -14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है जो फर्स्ट टर्म है वो दिया हुआ है -14, और फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो है वो हमें दे रखा है 2, और हमें क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और a5 दे रखा है हमें 2 के बराबर। a5 का फॉर्मूला क्या होता है? a5 मतलब a प्लस 4d, ये आ गया 2, a की वैल्यू है -14, तो -14 प्लस 4d ये आ गया 2, माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा तो 14 प्लस 2 16, 4d इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, तो d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हमें a भी पता चल गया, हमें ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें a भी पता चल गया है, हमें d भी पता चल गया है। क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो, और भी हमें दिया हुआ है चीजें, और भी हमें चीजें दी हुई हैं। लास्ट टर्म इज 62, हमें दे रखा है लास्ट टर्म जो है वो 62 है। लास्ट टर्म का मतलब, लास्ट टर्म जो है वो 62 है। लास्ट टर्म मतलब, लास्ट मतलब कह सकते हैं nth टर्म, क्योंकि मैंने मान लिया ना टोटल n टर्म्स हैं, टोटल n टर्म है तो पहली, दूसरी, तीसरी, और लास्ट मतलब nthवीं टर्म, वो 62 है। समझ गया बंधु? समझ गया बंधु? बहुत आसान है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने दिया है करते जाओ।
क्वेश्चन ने बोला कितनी टर्म, मैंने मान लिया n टर्म। क्वेश्चन ने बोला पहली टर्म, मैंने लिख दी पहली टर्म। क्वेश्चन ने बोला पांचवी टर्म 2 है, मैंने सॉल्व करके d निकाल लिया। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट टर्म जो है वो 62 है। लास्ट मतलब क्या? अगर टोटल टर्म्स n है, अगर टोटल टर्म्स n है तो लास्ट कौन सी है? nthवी तो है। अगर टोटली n टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी है? nthवी। तो हमें दे रखा है nth टर्म 62 है, मतलब an 62 दे रखा है। खोल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 62 दिया हुआ है। क्या a पता है? हमें पता है जी -14। क्या n पता है? अरे यही तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी। क्या है? d है 4 इक्वल टू 62। सॉल्व करके n की वैल्यू बता सकते हो क्या आ रही है? सॉल्व करके बताना n की वैल्यू क्या आ रही है। सॉल्व करके बताना n की वैल्यू क्या आ रही है। सॉल्व करके बता सकते हो n की वैल्यू क्या आ रही है? बताओ जी बताओ, सॉल्व करके बताना n की वैल्यू क्या आ रही है। इसको -14 इधर ले जाके, सिंपल सी चीज है, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, दो ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। एक an का फॉर्मूला है और एक sn का फॉर्मूला है, बस। एक an का फॉर्मूला, एक sn का। आज an कर रहे हैं, कल sn करेंगे। सिंपल सिंपल है। क्या आ रही है n की वैल्यू? क्या आ रही है n की वैल्यू? n की वैल्यू यहां से आ रही है 20। बच्चे बोल रहे हैं n की वैल्यू आ रही है 20, तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे? तो देयरफॉर 20 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। यही तो पता करना, कितनी टर्म्स? 20 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। इस एपी में, इस एपी में, इस एपी में, इन दिस एपी 20 टर्म्स है टोटल। आ जाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। बस मैंने ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया, मैं इसमें तुम्हें टाइम दे रहा हूं, मैं इसमें तुम्हें टाइम दे रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है। यार ये चलता क्यों नहीं है मेरा टाइमर यार? कुलदीप सर की क्लास में तो चल जाता है। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ। 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ जल्दी। क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग पे, क्या हो सकता है। अब 1 मिनट से ऊपर हो गया यार, तुम लोग स्पैम बहुत करते हो यार। फिर मैं चैट बंद करनी शुरू कर दूं क्या? आशीष मेरी जान, देख लूंगा तेरा मैसेज अभी एकदम। कैसे देख लूं बता? देख लूंगा तेरी मेल जो तू कह रहा है। भैया मैंने इंस्टाग्राम पे डाल, इंस्टाग्राम ही प्रॉब्लम है तेरी। पहले तो इंस्टाग्राम हटा दे, मेल पे लिख दे। भैया मैंने इंस्टाग्राम पे लिख दिया। अबे इंस्टाग्राम ही तो तेरी प्रॉब्लम है, उसे पहले हटा ले। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। हमें बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स फर्स्ट। क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए होता है, फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स ए। और क्या बोला जा रहा है? सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1।
बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है हमें, और हमें बोला जा रहा है जो 7 टर्म है वो एक्सीड करता है किसको, ट्वाइस द थर्ड टर्म को बाय 1, ट्वाइस द थर्ड टर्म को एक्सीड करता है बाय 1, ट्वाइस द थर्ड टर्म को एक्सीड करता है बाय 1। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ये फाइंड करनी है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ये फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ने 2 रिलेशन दिए कि 4th टर्म 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म है और 7 टर्म्स 1 ज्यादा है ट्वाइस द थर्ड टर्म के। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ, A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, ये हो गया 3A के बराबर, ये A उधर जाके माइनस A हो जाएगा, 3A माइनस A बराबर 3D हो गया। तो 3D बराबर आ गया ट्वाइस A, 3D बराबर ट्वाइस A। एक तो यहां पे आके अटक गई रिलेशन हमारी, है ना। ठीक है, और देखो और देखो और देखो और देखो, अगर इस वाले पे आ जाए, अगर इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, अगर इस वाले रिलेशन को खोलें तो A7 का मतलब भाई एक ये रिलेशन दिया था, एक ये रिलेशन दिया हुआ है, बस दोनों को खोल रहे हैं। A7 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 6D बराबर ट्वाइस ऑफ A3 मतलब A प्लस 2D प्लस 1। A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस 2D प्लस 1 ये हो गया। तो यहां से बन गया A प्लस 6D इक्वल्स टू 2A प्लस 2 2 4D प्लस 1। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या करा जाए, 2A इधर ले आओ, 4D इधर ले आओ, है ना। तो A माइनस 2A प्लस 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 1, है ना। 2A इधर आके माइनस 2A, 2A इधर आके माइनस 2A हो जाएगा, माइनस 2A हो जाएगा। 6D ऐसे का ऐसा, 4D इधर आके माइनस 4D हो जाएगा। माइनस A प्लस 2D बराबर 1। ठीक है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, कुछ हो जाए, कुछ दिमाग लग जाए। ऐसा करते हैं, A को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3D/2 से, A को सब्सटीट्यूट कर दो 3D/2, तो माइनस 3D/2 प्लस 2D इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया 2, माइनस 3D प्लस 4D इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करें आगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बन जाएगा माइनस 3D प्लस 4D इज D, तो D/2 इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू आ गई 2। तो हमें जो D चाहिए था वो तो आ गया 2। A कैसे पता चलेगा, A कैसे पता चलेगा, तो A कैसे पता चलेगा, A यहां से निकाल दो, A यहां से निकाल दो, तो A क्या है 3D/2, तो ये आ गया 3 इंटू D क्या निकला है 2/2, 2 से 2 गया, तो A की वैल्यू आ गई 3, है ना। 2 1 से 2 कट गया, 2 1 से 2 कट गया, 3 बचा, तो A की वैल्यू आ गई 3। तो A जो है हमारा वो आ गया 3, A3D2, A3 है और D 2 है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे अपन ने रिलेशन लगा दिया, हो गया। जैसे ऐसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसा हमने रिलेशन लगा दिया, हो गया। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इस एपी की nth टर्म बताओ, इस एपी की हमसे nth टर्म पूछिए। nth टर्म मतलब an पूछा है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एपी की nth टर्म बताओ, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। बस a की वैल्यू डालो, d की वैल्यू डालो, कुछ हो सकता है क्या, कैसे करेंगे nth टर्म। तो an जो है वो आ जाएगा a प्लस a है 1/m प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d मतलब होता है अगला माइनस पिछला, अगला है 1 प्लस m/m माइनस पिछला है 1/m। m एलसीएम ले लें तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस m माइनस 1, ये d है, तो d की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 1, तो m/m ये आ गया 1, तो d की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 1। तो ये बन जाएगा nth टर्म का फॉर्मूला है 1/m प्लस n माइनस 1। m एलसीएम ले लेते हैं, है ना, m एलसीएम ले लेते हैं, m एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लें, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे 1 प्लस इसके पास कुछ नहीं है तो m मल्टीप्लाई nm माइनस 1 के पास कुछ नहीं है, यहाँ भी m ऊपर चला जाएगा, तो an बराबर आ गया
ए एन बराबर आ गया एम एन माइनस एम प्लस वन अपॉन एम, एम एन माइनस एम प्लस वन अपॉन एम, ये आ गया nth टर्म ऑफ दिस एपी, ये आ गई nth टर्म ऑफ दिस एपी। इजी है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया, बच्चों को लगता है पता नहीं क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जैसा पूछा है वैसा वैसा करते गए, जैसा पूछा है वैसा वैसा करते गए। तो कुछ ऐसा ये मत सोचना कि भैया क्या हो जाएगा यार, समझ ही नहीं आ रहा है भैया इसमें कैसे लिखेंगे, अरे जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमने वैसे ही लिखी, ये फर्स्ट टर्म थी, वो फर्स्ट टर्म हमने एक ही जगह वैसे ही लिखी, कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकाला, अगला माइनस पिछला करके, क्या करा हमने, अगला माइनस पिछला करके ही निकाला, बिल्कुल ऐसे ही करा, बिल्कुल ऐसे ही करा, बस सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। भैया एक बच्चे ने आपकी जेई नीट की रील निकाली थी, मैंने रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट कर दी मतलब समझा नहीं, क्यों रिपोर्ट कर दी, क्यों रिपोर्ट कर दी, क्यों रिपोर्ट कर दी, जेई नीट की रील निकाली थी, मैं समझा नहीं, जेई नीट की रील निकाली थी मतलब, अच्छा जो मैं क्लास में बताता हूं उसकी रील निकाली थी, क्योंकि आपको डर है। अरे नहीं मेरी जान, अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोचे, अबे वो तो अच्छी बात है अगर क्लास के बाहर, क्लास में तो हम लिमिटेड बच्चों को चीज़ें बता पाते हैं, क्लास में तो हम लिमिटेड बच्चों को, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें लिमिटेड बच्चों को बता पा रहा हूँ ना, जितने बच्चे क्लास में हैं। जो क्लास के बाहर वाले बच्चे हैं उनको अगर उस तरह से पता चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें, रिपोर्ट रिपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनफैक्ट एक पॉडकास्ट मतलब एक पॉडकास्ट अभी मेरा शूट हुआ था, श्वेताब भाई हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत टाइम से मैं उनको देखता भी था, तो उन्होंने मेरे को अभी पॉडकास्ट पे इनवाइट करा था, अभी कल परसों ही शूट हुआ है। तो अब वो हमने जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, वो घूम फिर के वहाँ पे भी आ गई, थोड़ा बहुत उन्होंने पूछने लग गया कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है, नेक्स्ट टॉपर्स का जेई नीट में क्या प्लान है, तुम कुछ कर रहे हो क्या, है ना, या एक्सपैंड कैसे कर रहे हो। तो वहाँ पे भी वही चीज़ें आई, बात उठ के कि क्यों नहीं कर रहे हो एक्सपैंड, जब मैंने बताया कि हम नहीं कर रहे हैं, मतलब इस वाले सेगमेंट में हम नहीं जा रहे हैं, जेई और नीट वाले सेगमेंट में। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे भी मैंने खुल के बताया, मतलब जो है वो है, जो रियलिटी है वो है, जो मैंने तुम्हें बताई है रियलिटी, जो इस मार्केट में गंद है, जो इस मार्केट में माफिया कल्चर है, जो है वो है यार, उसमें हम क्या, कुछ मैं कुछ गलत कोई बता रहा हूँ, आज से पहले लोगों के साथ हुआ है, वही तो बता रहा हूँ, आज से पहले जितने भी लोग इस सेगमेंट में आना चाहे हैं उनके साथ ये सब हुआ है, कि उनको नहीं जीने देते हैं, उनको नहीं रहने देते हैं, चाहे ऑनलाइन की बात हो चाहे ऑफलाइन की बात हो, कुछ बड़े नाम हैं नहीं रहने देते हैं, उनके पास बहुत पावर है। तो वही मैंने उसमें बात भी करी है, मतलब वो पॉडकास्ट जब भी लाइव होगी तुम्हें दिखेगा। तो प्रैंक कॉल क्यों, भैया क्लिप कटेगी, नहीं नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो मैं टारगेट होना शुरू हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है, मैं नाम लूंगा तो मैं टारगेट होना शुरू हो जाऊंगा। सब ऐसे ही हैं यार, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जैसे भी लोग हैं सब ऐसे ही हैं, ये इन सब के पास बहुत पैसा है, इन सब के पास बहुत पावर है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम अपने आप को शील्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर कुछ हमारे पीछे कुछ लगा दे तो। इनडायरेक्ट तरीके से टारगेट होता है बहुत सारे, मैंने तुम्हें बताया ना, मीम्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपर्स नहीं जा रहा है इस सेगमेंट में, जेई और नीट वाले, क्योंकि हमें पता है यार सुख शांति से नहीं आने देंगे ये लोग, बहुत पैसा है, बहुत पावर है। ऑफलाइन की बात करें अब तो ऑनलाइन में भी इस तरह से लोग हैं, क्या बोले। नहीं नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ये क्यों टेंशन ले रहे हो भैया हमारा क्या होगा,
मैं तुम्हें बताऊंगा ना, मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, मैं होंगे आपके प्रशांत भैया हो गए, हम तुम्हें गाइड करते रहेंगे कि भेड़ चाल में मत जाओ। मैं फिर वो बोल रहा हूँ, तीसरा दिन हो गया तुम बार बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो। तुम मेरे से ऐसे नाम लिख के पूछ रहे हो क्या भैया ये सही है वो गलत है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, समझदार को इशारा काफी है। भेड़ चाल में मत जाना, अंधभक्तों पे मत जाना, साफ सीधी बात है। कोई अंधभक्त अगर नेक्स्ट टॉपर्स का भी है उसकी मत मानना, उसकी भी बात मत मानना। अगर कोई अंधभक्त नेक्स्ट टॉपर्स का भी उसकी बात नहीं माननी, अपने दिमाग से चलना है, अपना खुद सोच के कि हाँ यार मेरे लाइफ का डिसीजन है, मेरे आगे के 2 साल है, मेरे आगे के करियर के 2 साल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 साल हैं। और मैं बार बार जेई और नीट की इसलिए बात करूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में ही जाते हैं, तो कुछ परसेंटेज हैं और उनके लिए कोचिंग्स भी हैं बहुत सारी, पर जेई और नीट में जो है ना ये गंदा माहौल बहुत है। मतलब मैंने उसमें बात करी है, वो जो पॉडकास्ट है जो जब लाइव होगा तो मैं बताऊंगा भी, मैं एक लिंक डाल दूंगा स्टोरी वगैरह पे। मैंने उसमें वो बात करी है कि बच्चे क्यों प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, क्यों वो सुसाइड वाली जो चीज़ें हैं वो होती हैं, क्यों ये गंद है इस मार्केट में, क्योंकि है उनके पास पावर, दिखाते हैं। मैंने बताया ना तुम्हें, जब मैं कोटा में गया मैंने क्या देखा, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस बड़ी सी कोचिंग में जा रहे हैं, मैं भी उस बड़ी सी कोचिंग में चल दिया। यही गलती है, यही गलती है। तुम भी ऐसे ही फंसोगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे ही फंसेंगे। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे, वो ऐसे ही फंसे। उन्होंने देखा यार इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, साइकिल ही साइकिल खड़ी हुई हैं, तो मेरे पेरेंट्स को भी ये लगा कि यार बहुत अच्छी कोचिंग होगी। उन्होंने क्या करा, ऊपर से नीचे तक ऐसे रैंक टांग दी कि ये रैंक भी हमारी, ये रैंक भी हमारी, ये रैंक भी हमारी। उस समय में पता ही नहीं था रैंक कैसे रैंक हो जाती हैं। जेई नीट में तो बहुत चलता है ये सब, तुम्हें पता ही होगा। क्या है सिर्फ नाम, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो हमने देखा यार वाह यार इतने बच्चे इसमें से निकले IITian, इतने बच्चे इसमें से निकले हैं जो एम्स में गए हैं, अच्छी होगी। तो अंदर जाते जब रियलिटी पता चलती है, अरे इनके लिए बस कुछ ही बच्चे हैं जो ये मैटर करते हैं, सब बच्चे मैटर नहीं करते। और ये ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है। ऐसा नहीं ऑनलाइन में नहीं है, तुम कहो भैया सिर्फ ऑफलाइन में तो ऐसा हो रहा होगा, अरे ऑनलाइन में भी यही हाल है यार। मैंने तुम्हें बताया ना, मीठी मीठी गोली देते हैं, पढ़ा देंगे बेसिक बेसिक लेवल जिससे बच्चे खुश रहें, टीचर की रेटिंग बढ़ जाए, और फिर बाद में जब बच्चा एडवांस का पेपर दे रहा होता है, मुश्किल पेपर दे रहा होता है, तब उसे लगता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो हमारे तो 2 साल बर्बाद हो गए। मैं क्यों मुश्किल क्वेश्चंस लाता हूँ, मैं क्यों ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को टेस्ट करें, क्योंकि मुझे रेटिंग की नहीं पड़ी है, मेरी ही कंपनी है ना, मेरे को कोई रिप्लेस कर देंगे। बाकी टीचरों को पड़ी होती है, वो सोचते हैं यार मेरी रेटिंग खराब हो गई तो मेरे को निकाल देंगे, तो क्या करता है आसान क्वेश्चन कराता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, टीचर बहुत अच्छा है। फिर जब पेपर का टाइम आता है तब दिक्कत आती है। तो इसलिए बस मैं ये कहूँगा, अभी और टाइम है, अभी तो ऐसा है कि अपने पास बहुत टाइम है। अभी तुम लोग आओगे धीरे धीरे इस चीज़ में, तो तब उस टाइम पे मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा सब चीज़। सिंपल सा हिंट है, बार बार ये बोल रहा हूँ, भेड़ चाल में नहीं चलना है, अंधभक्तों पे नहीं जाना है। कोई तुम्हें बोले यही बहुत बढ़िया है, अपना दिमाग लगाना है, अपना दिमाग लगाना है। मैं तुम्हें पैरामीटर्स बताऊंगा, मैं और प्रशांत भैया तुम्हें गाइड करेंगे, हर पॉइंट पे करेंगे कि देखो ऐसे देख लेना, ऐसे देख लेना। हम नहीं घुस सकते हैं यार, तुम समझो, मतलब तुम बोल रहे हो ये चीज़, मेरे पास मेल भी बहुत बच्चों के हैं, भैया प्लीज़ आओ ना। तुम नहीं समझ रहे हो कितना रिस्क है, तुम नहीं समझ रहे हो कितना डर है हमें। आज से पहले जितने आए उन सबको इन्होंने सफ़ा कर दिया, सबको सफ़ा कर दिया, मार्केट से ही ख़त्म हो गए। कुछ नाम अपने सीनियर से पूछना जो शायद यूट्यूब को पहले देखते होंगे, कुछ ऐसे ऐसे नाम थे जिनको या तो उनको डिफेम कर देते हैं, उनकी इमेज ख़राब कर देते हैं किसी तरीके से, या उनके टीचर्स उड़ा लेते हैं, सब चलता है ये, किसी तरह से बस कंपनी ख़त्म हो जाए। और सब ऐसे ही हैं, ऑनलाइन भी ऐसा ही है, ऑफलाइन भी ऐसा ही है। कोई दूध का धुला जो कहते हैं ना, नहीं है, नहीं है। तुम्हें अपने आप को बच के रहना है, बस तुम्हें अपने आप को बच के रखना है कि भाई गलती से भी ट्रैप में मत फंस जाना, भेड़ चाल वाली ट्रैप में, और क्या कहते हैं उसे, अंधभक्तों वाली ट्रैप में मत फंस जाना। दिमाग लगाना, अपना खुद सोचना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं तुम्हें हर चीज़ें बता दूंगा, तुम अपने आप समझ जाओगे धीरे धीरे जब टाइम आएगा। राइट, अभी तो 10th का है, चलो 10th पे फोकस करते हैं, बट जब राइट टाइम आएगा मैं खड़ा होना, तो अरे मैं, हम तुम्हारे साथ पूरी 10th खड़े तो हैं, कहाँ जा रहे हैं, अभी 17 तारीख तक तो हुई तुम्हारे साथ में मैथ्स के पेपर तक, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। मेरे को सारी नॉलेज है, मेरे को सारे पता है क्या गंदे काम होते हैं इनके, कैसे ये तुम्हें ट्रैप करते हैं, कैसे तुम्हें फंसाते हैं, सब पता है मुझे, मैं तुम्हें सब बताऊंगा ना।
मेरा छोटा भाई है यार, तो मेरी छोटी बहन है, तेरे को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? है बता, तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तो बताऊंगा ना। बस नाम नहीं ले सकता हूँ, वो मेरा एक कंस्ट्रेन है, नाम लूंगा तो फिर वही है यार, टारगेट करना शुरू। अभी कुछ लोग आएंगे जो शायद ये चीज सुन के अपने आप को मसीहा भी बनाएंगे कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करते हैं। बच के रहना, बच के रहना, ये भी हो सकता है। मैं तुम्हें आज लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ऐसा भी हो सकता है। बच के रहना। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम जी ऐसा नहीं है, बच के रहना, जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। चलो आ जाओ, फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म की अगर बात करें, मिडल टर्म की अगर बात करें तो देखो, मान लो कोई एक एपी है, मान लो कोई एक सीक्वेंस ही है, ठीक है। मान लो उसके अंदर ये 9 टर्म्स हैं, ठीक है। मान लो ये इसके 9 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है इसके अंदर, सेकंड टर्म है ये वाली, थर्ड टर्म है ये वाली, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तुमसे बोल दिया जाए इसकी मिडल टर्म बताओ। अब मिडल टर्म पूछने का ना दो मतलब हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, मिडल टर्म पूछने के, ये जो मिडल टर्म की मैं बात कर रहा हूं, मिडल टर्म पूछने के दो तरीके हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, दो मतलब हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं। क्या मतलब? या तो हमें पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, या तो हमें पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म बतानी है। दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक होता है पोजीशन ऑफ मिडल टर्म और एक होता है वैल्यू ऑफ मिडल टर्म। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, मैं तुमसे पूछूं इसकी मिडल टर्म कौन सी है, तुम कहोगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, है ना। तो भैया जो इसकी ये फिफ्थ टर्म है ना, ये मिडल टर्म होगी। फिफ्थ टर्म जो है ये मिडल टर्म होगी, फिफ्थ टर्म जो है मिडल टर्म होगी। तुम बोल दोगे फिफ्थ टर्म जो है ये मिडल टर्म होगी। तो ये आई पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ये आई पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। दोनों चीज में बताऊंगा। पहली चीज पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। अगर पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है तो कैसे बताएंगे पोजीशन ऑफ मिडल टर्म? उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर n ऑड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो पोजीशन जो होती है, तो जो मिडल टर्म की पोजीशन होती है वो होती है n+1/2th। अगर n ऑड है तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म होती है n+1/2th। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू क्या थी, यहां पे देखो, अभी तो हमें कम टर्म्स थी तो समझ में आ गया, ज्यादा होती तो कैसे निकालते? n यहां पे ऑड है, n की वैल्यू है 9, ऑड है, तो मिडल टर्म की पोजीशन क्या होगी? n+1/2th, ये वाली पोजीशन होगी। n+1/2th मतलब 9+1/2, ये हो गई 9+1 होगी 10/2th, 10/2th मतलब 10/2th मतलब 2 5 10, फिफ्थ टर्म। तो जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी मिडल टर्म होगी, ठीक है। तो अगर n ऑड है, ध्यान से सुनना, यही चीज है जो बहुत कंफ्यूजन देती है बच्चे को। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म अगर बतानी है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, तो वो कैसे पता करेंगे? अगर n ऑड है तो n+1/2th, अगर n इवन है तो दो मिडल टर्म होती हैं, n/2th और n/2+1th, n/2+1th, ये वाली दो मिडल टर्म आती हैं अगर n इवन है। अगर n इवन है तो दो मिडल टर्म होती हैं। ये हो गई पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। अगर n ऑड है तो इससे पोजीशन निकाल लेंगे, n+1/2th। अगर n इवन है तो n/2th और n/2+1th, ये टर्म्स होती हैं पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। जैसे यहां पे भी था, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो हमें पता चल गया फिफ्थ टर्म ये हमारी मिडल टर्म है, फिफ्थ टर्म हमारी मिडल टर्म है, ये समझ में आ गया।
अब अगर हमसे पूछ ले वैल्यू ऑफ मिडल टर्म बताओ, मतलब हमसे इस मिडल टर्म पे क्या वैल्यू है ये पूछ लिया, क्या वैल्यू है ये पूछ लिया। तो वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब हमें पता चल गया पोजीशन 5 है, तो वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब A5 पूछा है। वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब हमसे A5 पूछा है। तो दोनों में क्या अंतर है समझ में आया? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म कैसे पता करेंगे? इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अगर हमसे पूछ ले अच्छा तूने पोजीशन तो बता दी कि कौन सी है मिडल टर्म, पर उस मिडल टर्म पे क्या वैल्यू आ रही है वो कैसे बताएगा? वो तो आता है ना, मैं भाई फिफ्थ टर्म क्या होगी वो बता दो। तो इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे को ये समझ में आ गया? इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को ये समझ में आ गया? पोजीशन और वैल्यू में पोजीशन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वैल्यू ऑफ मिडल टर्म निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब हमें बताना है कौन, हमें बताना है, बस हमें बताना है कोई टर्म की वैल्यू बतानी है। कोई भी रैंडम टर्म कैसे निकालते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके लिए तो अपना फॉर्मूला है, उसके लिए तो हम फॉर्मूला पढ़ते ही आ रहे हैं, उसके लिए तो हम फॉर्मूला पढ़ते ही आ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म अलग चीज होती है, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म अलग चीज होती है। सबसे पहले पोजीशन निकालेंगे कि भाई फिफ्थ टर्म है। अब वो फिफ्थ टर्म क्या होगी? वो तो A5 होगी ना, निकाल लो। पोजीशन में और वैल्यू में समझ में आ गई, मतलब अंतर समझ में आ गया है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। एक एपी हमें दी हुई है, इस एपी की हमसे मिडल टर्म पूछी है, मिडल टर्म पूछी है। मिडल टर्म मतलब बताओ क्या वैल्यू है, कैसे पता करेंगे? पहले तो पता करते हैं पोजीशन कौन सी है। भाई स्टेप 1 क्या है? पहले तो ये पता करते हैं पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या है ये पता करना है। पहले तो हमें पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या है पहले ये पता करना है ना। पहली चीज ये है, पहली चीज क्या है? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता करेंगे, और दूसरी चीज है वैल्यू ऑफ मिडल टर्म पता करेंगे। तो पहले तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता करेंगे। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें क्या पता होना चाहिए? हमें n पता होना चाहिए, हमें n पता होना चाहिए, क्योंकि अगर n ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n इवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हमें n पता है यहाँ पे? क्या हमें n पता है यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी n भी नहीं पता, पहले तो n निकालना है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? 3 स्टेप में हो गया अब ये क्वेश्चन, 3 स्टेप में हो गया पहले ये क्वेश्चन, 3 स्टेप में हो गया अब ये क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 3 स्टेप में हो गया ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूं, देखो। सबसे पहला फाइंड n, क्योंकि हमें पता ही नहीं है n ऑड है या इवन है। फॉर्मूला तो जब लगाएंगे ना जब n ऑड या इवन पता होगा, तो पहले n बताना है, फिर इस n के हिसाब से पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालनी है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है। जब पोजीशन पता चल जाए तब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तब वैल्यू ऑफ मिडल टर्म निकाल लेंगे। 3 स्टेप है, 3 स्टेप है क्वेश्चन को करने का। अब समझ में आ रहा है? सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, n के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे पोजीशन निकालने के लिए। भाई n के हिसाब से अगर n ऑड है या इवन है उससे पोजीशन निकालेंगे, फिर पोजीशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे अपने एपी की nth टर्म वाले फॉर्मूले से। n पता करना है पहले तो। कैसे पता करोगे? इस एपी में कितनी टर्म है कैसे पता करोगे? पहला स्टेप है n निकालना। इस एपी में कितनी टर्म है कैसे पता करोगे? पहले मान लेते हैं n टर्म्स है, लेट n टर्म्स आर देयर। लेंथी क्वेश्चन है पर तुम्हें समझ में आ गया है ना। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि भैया क्या, क्यों पहले n निकाल रहे हो, क्यों पहले ये कर रहे हो। तुम्हें इतना तो समझ में आ गया ना, ये 3 स्टेप तो समझ में आ गए, स्टेप्स तो समझ में आ गए ना, ये स्टेप्स तो समझ में आ गए ना, स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, है ना, आ गया ना, स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, हाँ आ गया ना। बच्चों को ये नहीं समझ में आता। इसके बाद हाँ लेंथी है, क्योंकि पहले n निकालोगे, फिर पोजीशन निकालोगे, फिर वैल्यू निकालोगे। लेंथी है पर तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका पता है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पोजीशन पहले हम n निकालते हैं, लेट n टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, लेट n टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। n टर्म्स है मान लो, तो n टर्म्स है मतलब ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, nthवी होगी, ये वाली हमारी nthवी टर्म होगी। तो देयरफॉर जो an है वो 216 है,
ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 216 है। ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है डी, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, 13 माइनस 6 हो गए 7, तो डी की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 216। ठीक है जी, इक्वल्स टू 216। 6 उधर जाएगा तो ये हो गया 216 माइनस 6, एन माइनस वन इंटू 7, तो एन माइनस वन इंटू 7 हो गया 216 माइनस 6 210, 7 3 ज़ा 21 30, तो n माइनस वन इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू आ गई 31। तो देयरफॉर कितने टर्म्स हैं टोटल, 31 टर्म्स हैं टोटल। कितनी टर्म्स हैं टोटल, 31 टर्म्स हैं टोटल। टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 31 टर्म्स हो गई। ये n क्या आ रहा है, ये n ऑड है। देखो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप यहां कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं अपन दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे पहला स्टेप हो गया, n पता चल गया। अब हमने देखा n जो है ऑड है, n क्या आ रहा है, n ऑड आ रहा है। n ऑड आ रहा है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी, n प्लस वन बाई टू। तो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म जो होगी, देयरफॉर जो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म होगी वो हो गई n प्लस वन बाय टू। n प्लस वन क्या हो गया, 31 प्लस वन बाय टू, तो ये हो गया 32 बाय टू, 32 बाय टू, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 16th हो गया। तो मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो आ गई 16th वाली टर्म। मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो क्या आ गई, 16th वाली टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। तो सेकंड वाला स्टेप भी हो गया, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म भी हमें पता चल गया कि 16th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। पर अब वो मिडिल टर्म होगी कौन सी, वैल्यू क्या है। तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। तो मतलब हमें क्या निकालना है, 16th टर्म निकालनी है, तो a16 निकालना है, वो होगा a प्लस 15d। a क्या आ रहा है, a क्या आ रहा है हमारा, a क्या है 6 प्लस 15 इंटू डी क्या है 7, 6 प्लस 7 5 35, 3 7 7 8 9 10, 105, तो आ गया 111। तो हमारी जो 16वीं टर्म है वो 111 है। तो थर्ड स्टेप भी हो गया। तो देयरफॉर आंसर लिख देंगे 111 इज द मिडिल टर्म। सिंपल, 111 जो है वो हमारी मिडिल टर्म है। अब तुम समझ रहे हो मेरी बात को, अब तुम समझ रहे हो मेरी बात को। ये पूरा ना, ये पूरा का पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसमें वो 3 चीजें पूछ लेंगे। समझ पा रहे हो, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन कि एपी का मान लो एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेगा, एक तो फालतू सा पैराग्राफ लिख देगा। फालतू सा पैराग्राफ लिखने के बाद क्या कहेगा, फालतू सा पैराग्राफ लिखने के बाद कहेगा चल भाई पहले n बता दे, तो एक क्वेश्चन हो गया, n निकल गया। चल भाई फिर मिडिल टर्म कौन सी है ये बता दे, तो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का दूसरा क्वेश्चन हो गया। चल भाई वो 16th टर्म जो तेरी मिडिल टर्म आ रही है ना उसकी वैल्यू बता दे। 3 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो मिडिल टर्म के जो क्वेश्चंस है, मिडिल टर्म के क्वेश्चंस हमारे इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये वाला है तुम्हारा, ये तुम होमवर्क में करके आओगे, ये तुम होमवर्क में करके आओगे। ये भी मिडिल टर्म का ही क्वेश्चन है, 3 स्टेप में होते हैं। पहले n की वैल्यू निकालो, n के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा, फिर वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म निकल जाएगी। ठीक है, आ जाओ। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल हैं। हमसे क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स की बात करी गई है जो कि 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3 हो। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 हो, कितने 2 डिजिट नंबर होंगे। 2 डिजिट मतलब शुरू कहां से होता है, 10 से शुरू होता है ना, और जाता 99 तक है। भाई जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है हमारे, वो 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं। पर अगर मैं बात करूं डिविजिबल बाय 3 की, तो डिविजिबल बाय 3 वाले कौन से होंगे, 10 तो नहीं होता, 3 4 ज़ा 12, पहला होता है 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन। क्या 99 हो जाएगा 3 से डिवाइड, क्या 99 हो जाएगा 3 से डिवाइड, हो जाएगा, तो 99 भी है। ये है डिविजिबल बाय 3 वाले, ये है हमारे डिविजिबल बाय 3 वाले,
ये हैं हमारे डिविजिबल बाय 3 वाले, ठीक है। ये सारे वो 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं। हमें बताने कितने होंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब कितने होंगे, कितने होंगे। क्या ये एक एपी बना रहे हैं, क्या ये एक एपी बना रहे हैं। देखो ना अगला माइनस पिछला, 15 में से 12 गए 3, 18 में से 15 गए 3, तो ये एक एपी बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली पता ये क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्टली पता ये क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्टली पता ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, अब 3 की बात तो गई, डिविजिबल बाय 3 तो काम खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया इस एपी में कितनी टर्म्स है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया कि इस एपी में कितनी टर्म्स है। तो हम बता सकते हो कितनी टर्म्स है। अब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पता है क्या बन गया कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। ये जो एपी है इस एपी में कितनी टर्म्स है, तो मैं मान लेता हूं लेट n टर्म्स है। तो ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ये कौन सी होगी, ये nthवीं टर्म होगी, ये nthवीं टर्म होगी। तो देयरफॉर जो an है वो हमारा 99 हो गया। तो मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये 99 हो गया। हमें a भी पता है, हमें d भी पता है, क्या हम n निकाल लेंगे। हमें a भी पता है, हमें d भी पता है, क्या हम n निकाल सकते हैं, क्या हम n निकाल सकते हैं। हमें a भी पता है, d भी पता है, क्या हम n निकाल सकते हैं। ये जो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मेरे कमर में भी दिक्कत है। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये कमर में मेरी दिक्कत, मैं बार बार बैठता हूँ। ये भी मैंने थोड़ा डिस्कस करा है उस पॉडकास्ट में, तुम सुनना। ठीक है, क्या आ रहा है n की वैल्यू यहां से फाइंड करके, यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है 30। तो देयरफॉर हम बोल देंगे 32 डिजिट नंबर्स, 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझ गए हो जी, समझ गए हो जी, समझ गए हो जी। अबे प्रैंक कॉल जो तुम कह रहे हो मैग्नोलिया मैम को, अब ऐसे ही मैं कोई कुछ भी कर दूंगा फिर तो वो समझ ही जाएंगी। थोड़ा दिमाग लगाना है तो फिर उसके बाद करूंगा ना। पर यार आज क्या लॉल हुआ है यार। क्या तो हुआ है, मैम भी सोच रही होंगी भाई साहब क्या स्पीड से कॉल कट करा है। अरे मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मैंने जल्दी से बस उठाई फ़ोन, उन्होंने बोला कि ICICI बैंक से बोल रही हूँ और आपको लोन चाहिए। मैंने कहा नहीं, और काट दिया मैंने सीधा। वो तो ठीक है, मैं मीटिंग में था तो मैंने ज़्यादा सुना ही नहीं, कई बार मैं तो सुना देता हूँ, क्या है नहीं चाहिए मुझे लोन, क्यों परेशान कर रहे हो, नहीं चाहिए ना, बोला तो है इतनी बार। मैं अगर मीटिंग में ना होता तो सुना भी देता, फिर तो मैडम कहती भाई ये तो गलत हो गया कुछ। छुट्टी कर दो। अरे यार आज क्या तुम्हें यार, तुम्हें छुट्टी की इतनी क्यों, तुम्हें मेरे से क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरे से कुछ प्रॉब्लम है, मेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती क्या तुम लोगों को, है मतलब इतना सुंदर मुखड़ा, होए होए होए, आज तो और ब्लैक पहन के आया हूं, तुम्हें तुम्हें लग नहीं रहा क्या मैं कुछ। फोन गिर गया मेरा, फोन गिर गया मेरा। तुम्हें लग नहीं रहा कि यार आज शोध भी इतने हॉट लग रहे हैं, क्यों ना आधा घंटा 1 घंटा और पढ़ लिया जाए, क्यों भाई। छुट्टी 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 नहीं, क्या हो यार, तुम्हें मजा मजा नहीं आता क्या तुम्हें, है मन नहीं करता कि थोड़ी देर शोभित भैया से थोड़ी बातचीत कर लें। किसी को कुछ नहीं पड़ी है, शोभित भैया ने खाना खाया नहीं खाया है, शोभित भैया बेचारे आज थक तो नहीं रहे, सुबह से बेचारे काम कर रहे हैं शोभित भैया जेई नीट के लिए डर रहे हैं, वो पूछ लेता हूँ भैया, कोई बात नहीं भैया हम हैं आपके साथ, कुछ बोल भैया आप छुट्टी।
भैया मेरे घर में पनीर बनाए, छुट्टी कर दो। भैया मेरी मौसी की शादी है, भैया छुट्टी कर दो। भैया आज मन नहीं करना पढ़ने का, छुट्टी कर दो। भैया आज मेरे को उसके साथ घूमने जाना है, भैया छुट्टी। तुम यार, एक ओलिविया ही है बेचारी जो कभी कभी पूछ लेती है कि हाँ यार बेचारा परेशान होगा, पूछ लेती हूँ चार बातें। ना ना ना, तुम्हें क्या, छुट्टी, छुट्टी दे दो। अच्छा सिला देते हो तुम्हारे, अच्छा सिला देते। भैया हैंडसम तो लग रहे हो, है ना, लग रहा हो ना। अरे यार दिल जीत लिया। ऐसे ऐसे बोल दिया करो यार कभी कभी बीच में कि हाँ यार भैया सुंदर लग रहे हो यार, हैं। बोल दिया करो यार भैया क्या बाल लग रहे हो, ओए होए। भैया एक बार ऐसे तो कर दो, ओए होए। बोल दिया करो यार, थोड़ा मेरे को, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार। लड़कों को कोई नहीं बोलता है भाई, लड़कों को बेचारे को कोई बोल दे अगर दिन में एक बार कि भाई क्या लग रहा है। उस दिन मैंने क्या करा, मैं आपके प्रशांत दी आए थे यार उस दिन, कौन सा संडे को, प्रशांत और दिगराज सर दोनों आए थे। तो मैंने ये पहन रखा था, नीचे मैंने पहन रखी थी ब्लैक पैंट और पहन रखे थे ब्लैक बूट्स। तो प्रशांत भैया है, प्रशांत भैया ने आते ही कहा शोएब भाई क्या लग रहे हो। दिन बन गया उस दिन, दिन बन गया उस दिन। मतलब लड़कों को अगर कोई बोल दे बेचारों को, एक तो पहले बोलता नहीं है कोई, है ना, कोई नहीं बोलता है, कोई दूर दूर तक नहीं बोलता है भाई क्या लग रहा है यार। कोई कितना ही लड़का कितनी महंगे कपड़े पहन ले, कितनी महंगी घड़ी पहन ले, कितने महंगे जूते पहन ले, कोई एक इंसान नहीं है जो ये गलती से बोल दे कि भाई अच्छा लग रहा है यार। नहीं, लड़कियों को देखो, सरोजनी से 200 रुपए का टॉप पहनेंगी, है ना, 300 रुपए की जीन्स पहनेंगी, फिर भी वो अच्छी लगेंगी, ये तो है ही अच्छी, है ना। लड़कों को अबे भाग यहाँ से, ऐसे बोलते हैं, मैं निकल यहाँ से, बदबू आ रही है। हम कितनी महंगी चीज़ें पढ़ लें, इसलिए इसलिए मैं महंगी चीज़ें लेता ही नहीं। मैंने कहा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगना तो साथ में अगर ओलिविया चलेगी वही सुंदर लगेगी, है ना। साथ में ओलिविया चल रही है तभी हम सुंदर लगेंगे, वरना तो हम ऐसे ही लगेंगे छड़े निकले हुए। अब बोलने के बाद बोलने से क्या फायदा बे, चल यहां से। चलो अगला आ जाए, कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ये पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखें 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं अपने कौन से, 100 से शुरू होते हैं और जाते हैं 999 तक। पर हमें कौन से चाहिए, हमें चाहिए डिविजिबल बाय 5 वाले। क्या 100 5 से डिविजिबल हो जाता है, हाँ होता है। फिर 105, फिर 110 एंड सो ऑन। 999 तो नहीं होता, 999 तो नहीं होता। हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा लास्ट नंबर है। भाई पहला तो नंबर सबको समझ में आ जाता है, पहला तो नंबर हम डिवाइड कर करके देख लेते हैं। लास्ट नंबर कौन सा होगा कैसे पता चलेगा, सिंपल तरीका है, देखो जो भी लास्ट नंबर है ना उसको 5 से पहले डिवाइड करके देखो, जिस भी नंबर से डिवाइड करता हुआ देखना है, डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना। क्या बोला मैंने, डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आए उसको इससे माइनस कर देना, वही आखिरी नंबर होगा। ठीक है, देखो 5 1 जा 5 4 9, 5 8 जा 45, वो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 बज गया 9, 5 9 जा 45, कितना बज गया 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो 999 में से 4 हटा दो, कितना हो गया 995। यही लास्ट नंबर होगा, यही लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 5 है, यही लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 5 है। तो जो भी रिमाइंडर आ जाए उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, सिंपल। जो भी रिमाइंडर आ जाए उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, सिंपल सिंपल शार्ट रूल है। जो भी रिमाइंडर आ जाए उसको माइनस कर देंगे। तो डिविजिबल बाय 5 जो है, डिविजिबल बाय 5 जो है वो ये सारे नंबर्स हैं। अब क्या ये एपी है, हाँ एपी है ना, देखो अगला माइनस पिछला 5, अगला माइनस पिछला 5, एपी है। तो हम कह देंगे हमसे पूछा हुआ इनडायरेक्टली इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो मान लेते हैं n टर्म्स हैं, लेट कर लेते हैं n टर्म्स हैं, लेट कर लेते हैं n टर्म्स हैं। भैया मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे, पार्टी ना दियो, है ना, विश करवा लियो फ्री फ्री में। तो मान लेते हैं इसमें n टर्म्स है, तो n टर्म्स है तो मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, और ये हमारी nthवीं टर्म है, ये हमारी nthवीं टर्म है। तो देयरफॉर an बराबर आ गया 995, मतलब a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये आ गया 995। ए की वैल्यू क्या है 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है अगला माइनस पिछला 5, ये आ गया 995। कैलकुलेट कर लो, n बता दो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी 180, 180 आ रहे हैं। तो n बराबर 180, बच्चे बता रहे हैं मैंने कैलकुलेट नहीं करा, तो देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर 120 नंबर्स, 123 डिजिट नंबर्स आर 123 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्लियर है। तो 180 3 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है जी, डन है जी, डन है जी, आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी, एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। फिर क्या है ना, तुम पहली वाली एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके आ पाओगे। मतलब हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए, अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो होते तो अच्छे खासे क्वेश्चन है अपने पास, बट ठीक है 19 क्वेश्चन कर लिए भाई, बहुत बड़ी बात होती है। 19 क्वेश्चन अगर हमने 1 घंटे में कर लिए हैं, 1-1.5 घंटे में, बहुत बड़ी बात होती है। कोई बात नहीं, हो जाएगा टाइम अपने पास। 17 तारीख तक का टाइम है मेरे को। मैं इस चीज़ से अब वो हूँ, क्या कहेंगे उसे, दिमाग से टेंशन हट गई है, क्या कहेंगे उसे, संतुष्ट नहीं, जो भी कहेंगे। अब मैं इस चीज़ से टेंशन फ्री हूँ कि मेरे को 45 दिन में सिलेबस करना है। ठीक है, मैंने कहा यार पहला एग्ज़ाम मैथ्स का है, ठीक है, तो हम तो मैथ्स के एग्ज़ाम तक साथ में रहेंगे ही, फिर तो क्या टेंशन, आराम आराम से करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं ये सोचा था कम क्वेश्चंस करवाऊंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा सिलेबस, पर अब मैं सोच रहा हूँ टाइम है हमारे पास, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करें, शुरुआत करें। अच्छा, मेरे को आइडिया दे रहे हो वर्ड्स के। चलो, बोला जा रहा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड। इस एपी की पीछे से 10वीं टर्म बतानी है, इस एपी की पीछे से 10th टर्म बतानी है। पीछे से 10th टर्म का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता है हमें, तो आगे से 10th टर्म का फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करें, इस एपी को रिवर्स कर दो, इस एपी को उल्टा कर दो, इस एपी को ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा कर दो, इस एपी को ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा कर दो। तो इस एपी को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया मतलब ये हो गया 126, फिर ऐसे आते 12 10 8, समझ गए। हमने इस एपी को रिवर्स एपी कर दिया, इस एपी को हमने रिवर्स एपी कर दिया, है ना। तो हमें जो 10th टर्म इसकी लास्ट से चाहिए थी, हमें जो 10th टर्म इसकी लास्ट से चाहिए थी, वो 10th टर्म हमें यहां से चाहिए, फर्स्ट से चाहिए, बिगिनिंग से 10th टर्म चाहिए। बिगिनिंग से 10th टर्म का तो फॉर्मूला है a10 बराबर a प्लस 9d, 10 माइनस 1 इज 9। ए क्या है, अब ये पहली टर्म हो जाएगी हमारे लिए, प्लस 9 इंटू डी क्या है, डी मतलब अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो डी हो गया हमारा अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, 10 माइनस 12, तो ये हो गया 10 में से 12 गया -2, तो डी आ गया हमारा -2। तो a10 जो है, a10 आ गया 126 माइनस 9 2 18, तो a10 क्या आ गया हमारा, a10 क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा 100, हमें ये नहीं 108 आ गया ना, मैं सोचा ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो। तो हमें जो 10th टर्म चाहिए थी इसकी लास्ट से, उसका फॉर्मूला नहीं पता था, तो हमने एपी को रिवर्स करके यहां से निकाल दी, तो यही हमारी 10th टर्म फ्रॉम लास्ट है। और हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जाओ यार, तुम ले लो छुट्टी, 10 बज गए, तुम भी रोना शुरू करोगे, ले लो छुट्टी, जाओ। तुम्हें मेरे साथ मन कहाँ करता है यार, तुम लोगों को मेरे साथ मन कहाँ करता है बैठने का, तुम लोगों को तो यार घर जाना है, जाओ यार छुट्टी ले लो यार, तुम भी छोड़ जाओ मुझे यार, जाओ जाओ यार छुट्टी ले लो यार, थैंक यू सो मच, होमवर्क लिख लो अपना, जाओ यार तुम भी छोड़ जाओ यार। सब ऐसे ही चले जाते हैं ना, ये कलयुग है, कलयुग है जी। NCERT का जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है वो अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट का मतलब जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हो जाएं, ट्राई करना सारे क्वेश्चंस, अपन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट DPP आएगी उसको कर लेना। एक डल गई थी, एक और आज डलवा दूंगा, उसको कर लेना। ठीक है, जाओ यार तुम भी।
नहीं नहीं जाओ यार, तुम भी जाओ, मैं क्या, मैं तो अकेले गाने सुनूंगा। जाओ जाओ भैया, जाओ जाओ, मेरे को क्या है, मैं तो अकेले गाने सुन लूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं जी, मैं तो अकेले गाने सुनूंगा। ये क्या चल रहा है? और भाई ये मेरी हिस्ट्री नहीं है, ये वो हैं जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, कभी सोचो कि भैया कोको मेलन देखते हैं। मैं तो क्या है, मैं तो गाने सुनूंगा, मैं तो गाने सुनूंगा। कौन सा चला दिया जाए आज? ओ भाई तुम जाओ, जाओ ना, तो हो गया, छुट्टी है, बाय बाय बाय, छुट्टी छुट्टी, स्टोरी वो लिख लो अपना, ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो, निकलो, चलो बाय 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 बाय। छुट्टी चाहिए ना तुम्हें, क्या है, मैं, मेरे को क्या, मेरे को तो मजा आएगा, गाने सुनूंगा, ज़्यादा टाइम मिल गया मेरे को गाने सुनने का। कराटे नहीं, करण औजला। जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। चलो 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 चलो, खाली करो, खाली करो भाई, निकलो निकलो निकलो, ना ना ना, तुम्हें तो मज़ा नहीं आ रहा था मेरे साथ पढ़ने में, निकलो निकलो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। स्टोरी टाइम, क्या स्टोरी सुनाऊं यार? देखो भाई, हाँ अब मैं बोल देता हूँ, क्लास खत्म हो चुकी है, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसका टाइम ज़्यादा जाता है, भाई तू जा सकते हो, ठीक है, चले जाओ, क्लास एंड है। ये तो बस टाइम पास करते हैं हम कई बार क्लास के बाद, ये इनकी आदत है टाइम पास करने की। कुछ हैं जो मेरे को गाना सुनते हुए देखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, तो ये तो उनके साथ टाइम पास है। क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास एंड हो चुकी है, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो ये है कि थोड़ी बहुत बातचीत मैं कर लेता हूँ यार, कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए। एक ओलिविया है, वो थोड़ी नाराज़ चल रही है आजकल, वही बातचीत नहीं कर रही है ज़्यादा। आज सुबह फ़ोन करा, ओलिविया ने फ़ोन ही नहीं उठाया यार, नाराज़ चलती रहती है, उसकी भी गलती नहीं है। कहती है आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो जी, आप इतना काम कर रहे हो, आप बिज़ी हो, आप हमें टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, एक कॉल तक नहीं होती है। ऐसा होता है कई बार, पूरे दिन में नहीं हो पाई रही कॉल, तो नाराज़ हो जाती हैं। अब नाराज़ हो जाती हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है, मना भी लेते हैं, प्यारियाँ मान जाती हैं, प्यारियाँ मान भी जाती हैं, प्यार तो हमसे ही करती है ना, मान भी जाती है ना। तो आजकल तो ओलिविया जी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं सोचता हूँ चलो इनसे ही बात कर लें। ये हैं कुछ मेरे चुन्नू मुन्नू टाइप से, छोटे छोटे से, इन्हीं को कुछ कुछ बता दूँ, दुख दर्द है ना, तुम्हारे साथ ही शेयर कर लूँ। जेई नीट का भी जो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब हम क्यों बताते हैं, हम नहीं कर रहे हैं लॉन्च, उसके बारे में तो आराम से मार्च में बताते हैं। ये है यार, तुम लोग पूछते रहते हो, फिर हम बता देते हैं कि चलो ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत डर लगता है हमें, बहुत डर लगता है यार। हमने ये कंपनी जो बनाई है ना, ये बहुत मुश्किलों से बनाई है, बहुत कहोगे कि बहुत सारी चीज़ें थी यार जो अगेंस्ट थी, उसके बाद भी हमने नेक्स्ट टॉपर्स की फॉर्मेशन करी। और हमें बस ये डर है कि यार हम किसी तरीके से अगर चले गए ना, मैं तुम्हारे साथ, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ क्लास खत्म हो गई, मैं तो तुम्हारे साथ बस दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ, जो भी है सुनना चाहता है कि हाँ यार भैया से थोड़ी बातचीत कर लें, उनके लिए है। बहुत डर लगता है हमें, मतलब पर्सनली मैं तुम्हें बताऊं, हम जब भी इसके बारे में डिस्कस, अभी पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत डिस्कशन चल रहा था, इनफैक्ट इससे पहले हमारा प्लान भी था कि हम जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, इस कैटेगरीज में जाएंगे, बट जब हमने डिस्कशन करा, हमने लोगों से बातचीत करी, तो हमें बताया सबने कि यार जो चल रहा है ना वो भी बंद करवा देंगे ये लोग इतना बुरा हाल है जो चल रहा है। भैया वी आर विद यू, अरे तुम तो हो हमारे साथ, हमें पता है तुम कहाँ जाओगे, तुम हमारे साथ ही हो, हमें पता है। पर दिक्कत यह है ना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि वो चीज़ें ही ऐसी बना दी जाएंगी, मतलब जो प्लेयर्स आए इससे पहले भी, जो कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि जेई नीट ये सब चीज़ करें, ख़त्म करवा देते हैं यार किसी ना किसी तरीके से, मतलब या तो उनकी इमेज ख़राब करवा देंगे, उनके बारे में कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाएगी इंटरनेट में, या फिर कोई मीम बन जाएगा उसके ऊपर, या उनके टीचर्स ले लेंगे, या ये उनकी टीम तोड़ देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उनको बस ये है। और ये मैं खाली ऑफलाइन, फिर बोल रहा हूँ, मैं खाली ऑफलाइन नहीं है, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि भैया ये तो सिर्फ ऑफलाइन के जो गुंडे लोग हैं वो करते होंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में भी अब यही हाल है, अब ऑनलाइन में भी ये माफिया वाली चीज़ शुरू हो गई है,
जो नहीं चाहते हैं कि और कोई आए, मोनोपोली बनी रहे। तो कैसे जाएं यार, कैसे जाएं? यही डर है यार। हम ये सोचते हैं कि इस चक्कर में ऐसा ना हो कि जो हम 9th-10th में थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं ये और ख़राब हो जाए, हमारी इमेज ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा गलत हमारे बारे में सर्कुलेट हो जाए। और ऐसा होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। अगर 1% मान लो हम चले गए, 1% मान लो नेक्स्ट टॉपर जेई नीट का बैच ले आए, तुम देखोगे, गारंटेड कहता हूँ देखोगे कुछ ना कुछ, गारंटेड कहता हूँ, गारंटेड। अभी लिख के ले लो मेरे से। बस यही डर है भैया, भगवान ना करे ऐसा हो। अरे वो तो है, तुम लोग हो हमारे साथ, हमें पता है, बट फिर भी पर्सनल लेवल पे भी, सिक्योरिटी लेवल पे हम कैसे अपने आप को शील्ड करें? हमारे पास नहीं है इतना पैसा। लोगों के पास बहुत पैसा है यार, बहुत अंधा पैसा रखा हुआ है बैंक में। यूं पैसा डालो और सामने वाला खत्म। हमारे पास क्या है, हम जितना थोड़ा बहुत कमाते हैं, आधा टैक्स चला जाता है, उस जो बचा हुआ है उसमें से आधा टेक में चला जाता है। टेक में बहुत पैसा लगता है यार, सर्वर्स वगैरह बहुत महंगे हैं, उसमें पैसा चला जाता है। फिर जो बचता है उनमें से टीचर्स की सैलरी होती है, स्टाफ की सैलरी होती है, रेंट होता है। ऑफिस भी, रेंट इतना महंगा होता है यार, हमने सोचा भी नहीं था भाई, पता है। मतलब हम तो सोचते थे जब हम, क्योंकि हम लोग यार बहुत मिडिल क्लास से उठ के आए हैं, बहुत मिडिल भी नहीं, नीचे की मिडिल क्लास जो होती है ना बिल्कुल, उससे उठ के आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था ये सब। मतलब हमने बिजली के बिल घर में देखे 300 400 800, मतलब जब बचा, अब तो चलो 2000 3000 तक जाते हैं, और बिजली के बिल 50 हज़ार रुपये आते हैं। हमारी हालत ख़राब हो जाती है देख के। एसी चल रहे हैं ऑफिस में तो इतना बिल जाता है, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए बिल आता है खाली एसी का। फिर उसके बाद जो ऑफिस का रेंट है वो खूब चला जाता है लाखों में। तो हमारे पास तो बचता नहीं है ना कुछ, हम कहाँ से हम फिर ये सब काम करें, कहाँ से हम? अब जैसे जेई नीट भी है, इसमें टीचर्स को कहाँ से इतनी सैलरी दे दें यार, करोड़ों की सैलरी पे आते हैं कुछ लोग। बिल्कुल दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ मैं आज तुम्हारे साथ। फिर मान लो एक कुछ हमारे ऊपर इनडायरेक्टली कुछ अटैक हो जाए, उससे कैसे बचेंगे? उसके लिए पैसे नहीं। मैंने तो जो सुना था ना 1 लाख रुपए बिजली का बिल, मैंने कहा दिगराज सर ये क्या हो रहा है? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? ठीक है भैया, हम लोग आपका शील्ड बन जाएंगे। अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, अरे यार तुम लोग जो हो ना, तुम लोगों के यार मैं हग्गी करने का मन करता है यार। तुम लोग हो ना, तुम लोग बहुत नादान हो, बहुत छोटे। मैं तभी मेरे को डर लगता है, तुम लोग इतने छोटे छोटे से इतने नादान बच्चे हो ना, तभी मेरे को डर लगता है कि तुम लोगों को यार बहुत, मैं भी तुम्हारी एज में था ना जब मैं इस जाल में फंसा था, जब मैं इस कोचिंग सिस्टम में फंसा, मैं भी तुम्हारी एज का ही था। मैं भी ऐसे ही फंसा था, मैं भी ऐसे नादान था यार। हमें भी यही लग रहा था कि फेमस नाम जो है वही अच्छे होंगे। हमने भी ये सोचा था जहाँ भीड़ जा रही है वही अच्छा होगा। यही तो है, यही हम फंस जाते हैं। तुम लोग बहुत नादान छोटे छोटे बच्चे हो, ज़्यादा वो चीज़ नहीं तुम देख पाओगे। बस ध्यान रखना यार अपना, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना, नेक्स्ट टॉपर्स तो नहीं आ पाएगा इस सेगमेंट में, बट तुम लोग जहाँ भी जाओ बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से डिसीजन लेना। बाकी मैं और प्रशांत भैया तो हैं तुम्हारे साथ, मतलब जो भी जेई और नीट में जाना चाह रहे हैं, बाकियों के लिए दिगराज सर भी हैं। दिगराज सर को बहुत नॉलेज है इस चीज़ की। हमारे टीम में काफ़ी टीचर्स हैं जिनको बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, तो हम तुम्हारे लिए वो चीज़ भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे तुम कोई भी करियर सेलेक्ट करना चाह रहे हो उसके लिए करेंगे, है ना? चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। पॉडकास्ट जैसे ही लाइव होता है मैं बताता हूँ, उसमें उसमें भी काफ़ी बातें हुई हैं। मैं कोटा से रिलेटेड तो चलो है ही, वो तो तुम सुन सुन के थक गए हो मेरी, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातचीत हुई, तो मैं तुम्हें बताऊँगा। इंस्टाग्राम पे लिंक डाल दूंगा, देख लेना एक बार, है ना? अगर मन करे तो देख लेना, ना मन करे तो कोई बात नहीं यार। प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं तुम्हारे? प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं, हो गए शुरू? हो गया शुरू? टेंशन मत लेना उससे, डरना मत। जितना आता है उतना करके आना बस। बोर्ड में तो बहुत अच्छा फोड़ेगा, बोर्ड में तो बहुत अच्छा फोड़ेगा, मैं तेरे को गारंटी से कह रहा हूँ। अभी तो चलो अभय बैच है, इसके बाद तो मैराथन्स भी करेंगे। ये एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन 3 3 4 4 बार करवा दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें रट जाएगा। तो इसलिए डरना मत।
ठीक है, डन, आराम से करो। हो गए हैं शुरू, चल रहे हैं भैया प्री बोर्ड्स। खत्म। कुछ कुछ स्कूल्स के तो 3-3 प्री बोर्ड्स होते हैं। तो देखो, प्री बोर्ड्स इज जस्ट लाइक एक रेगुलर टेस्ट, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, क्या गलतियां कर रहे हो वो एक जगह नोट कर लेना। कोई सिली मिस्टेक तुम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लग रहा है यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ, बहुत करती हूँ, वो एक जगह लिख लेना कि भाई ये गलतियां रिपीट ना हो हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। बस यही होता है प्री बोर्ड्स टेस्ट वगैरह जो भी होता है ना तुम्हारे, इन सब का मेन मोटिव यही होता है कि तुम अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लो। तुम अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लोगे, बस वहीं काम बढ़िया है ना। तो यही है, ध्यान रखो अपना, है ना। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो यार, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ। जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हो तो चलो ना, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया वाली जगह में तो वैसी दिक्कत है थोड़ी एयर पोल्यूशन की, बट फिर भी थोड़ा सा अपना मास्क वगैरह लगा लिया, ध्यान रखो। एंड टाइम पे क्या होता है ना, सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि सब कर लिया यार भैया, हर चीज़ पढ़ के गए, बोर्ड्स के टाइम पे या पेपर के टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई, बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसका थोड़ा ध्यान रखना है ना। अपना ध्यान रखो मेरी जान, मस्त रहो और टेंशन नहीं लेनी यार। जीवन में जो होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान ने कुछ ना कुछ लिख रखा है सबके लिए, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जेई नीट का और इन सब का, इसको भी सर पे नहीं चढ़ाना, सर पे नहीं चढ़ने देना है। जितना हो पा रहा है मैक्सिमम अपना, अपने आप अगर तुम संतुष्ट हो कि मैं भैया अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, फाड़ में जाए दुनियादारी, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे अपनी 11वीं 12वीं पे रिग्रेट नहीं है। क्यों नहीं है रिग्रेट पता है? क्योंकि मुझे पता था मैंने अपनी जी तोड़ मेहनत करी थी। नहीं मिला आईआईटी, बाढ़ में जाए। कुछ और सोचा हुआ था, भगवान ने वहां तक पहुंचा दिया। मैंने अपना कर्म करा, फल देना उसके हाथ में, ठीक है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, जब हम अगर मान लो 1% हम IIT जेई में गए तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे भाई खुद तो निकली नहीं क्या। उन्हें ये नहीं पता जो फेलियर होता है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है एज़ कम्पेयर टू जो टॉपर है। मुझे पता है कहाँ गड्ढे हैं, मुझे पता है कहाँ पे बच्चा फंस सकता है, ठीक है। इसीलिए चिल रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, पढ़ाई के टाइम पे सीरियस ज़रूर रहना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐश और आम वाली चीज़ें, नहीं मेरी जान, इतना भी नहीं करना है। पर हाँ, अपनी तरफ से बेस्ट दियो। 10th में भी, 10th के आगे भी, 11वीं 12वीं में जाएगा, खूब डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, खूब हर चीज़ तेरे को ऐसे अपनी तरफ खींचना चाहेगी। आजा, आजा, सही बता रहा हूँ तेरे को, सही बता रहा हूँ तेरे को। बहुत चीज़ें हैं जिसको तेरे को त्यागना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, जब जाके कुछ ना कुछ हासिल होगा। बहुत त्यागना पड़ता है, बस वो त्यागने की पावर आनी चाहिए। मैंने बर्बाद होते हुए देखे अपने सामने, कुछ बच्चे बर्बाद होते हुए देखे इन चीज़ों में, डिस्ट्रैक्शंस में फंस के। वो मत हो यार, 2 साल 3 साल की बात है आगे की। तो ये 10वीं कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 10वीं के मार्क्स कहीं मैटर नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ। पर इसकी जो मेहनत है ये तुम्हारी 11वीं 12वीं में काम आएगी, जो आदत है 11वीं 12वीं में काम आएगी मेहनत करने की। इसके लिए बस ना जी तोड़ मेहनत करियो यार, प्रॉमिस कर भैया, हाँ दम लगा दूंगा, अपना दम लगा दूंगा पूरा, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम। जितना आज तक तेरे पूरे खानदान ने नहीं करी ना मेहनत, उतनी खानदान की ज़्यादा मेहनत तू आज कर दियो, 11वीं 12वीं में कर दियो। शायद वो जो गोल तू सोच रहा है वो ना मिले, ज़रूरी नहीं है जो तेरा प्लान है उसी के हिसाब से सब चीज़ चलेंगी। मैंने करा है ना फील यार, मेरे सामने लिखा आ गया था, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर IIT, लिखा आ गया था। सोच कितना दिल टूटा होगा। 12 लाख रुपए लग गए थे कोटा में, माँ बाप के लोन के पैसे थे, लोन की ओडी तोड़ के पैसे दिए थे। सोच कितना दर्द हुआ होगा अंदर से। बहुत बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था कि जिस चीज़ के लिए 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था, और इसमें बहुत बड़ी गलती थी कोचिंग्स की, बहुत बड़ी गलतियां थी जो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि अंधा ट्रस्ट मत करना किसी पे, भेड़ चाल में मत चलना। गलत डायरेक्शन, गलत, अगर वही सही डायरेक्शन शुरू से मिली होती, वही सही सही तरीके शुरू से बताए होते किसी ने, जैसे मैं तुम्हें आज बताता रहता हूँ ना बैठ के, ऐसे किसी ने शुरू से बताया होता, मेहनत करने के लिए तो मैं रेडी था ना, पर वो डायरेक्शन नहीं पता थी कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, किसी ने बताया ही नहीं। सबको अपनी रेटिंग की पड़ी थी, सबको अपना सिलेबस कंप्लीट करने का पड़ा था, कोचिंग वालों को अपनी फीस की पड़ी थी, किसी ने पूछा ही नहीं।
नीचे से नीचे बैच में डालते गए मुझे। मैं देखता हूँ यार मेहनत करना चाह रहा हूँ पर तरीका ही नहीं पता है, कौन समझाएगा? कोई है ही नहीं ऐसा बड़ा भाई जो बैठ के समझा दे, कोई है ही नहीं ऐसा मेंटर जो बैठ के समझा दे। बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था, मतलब मैं रोया था रात भर बैठ के कि यार जिसके लिए लगे वही नहीं हो पाया। लोन के पैसे और चले गए पापा मम्मी के। लोन में एक ओडी होती है, ओवरड्राफ्ट नाम से, तो वहाँ से तुम पैसे निकाल सकते हो, जितना पैसा निकालोगे उतना ही लोन वापस शुरू हो जाएगा। तो पापा ने सारा पैसा निकाल लिया, मैं भी था, भाई भी था, पैसा निकाल के लगा दिए सारे। बहुत बुरा लगा। मैं बस एक उस समय ये था कि बस ये जो लोन के पैसे ख़राब हुए हैं ना मेरी वजह से, ख़राब नहीं कहेंगे, ठीक है, सीखा कोटा जाके बहुत सारी चीज़ें, पर लोग तो ये मानते हैं ना कि यार रिजल्ट नहीं मिला मतलब ख़राब ही है। और ये सोच लिया था किसी तरह से बस ये जो पैसे गए हैं ना ये सही करवाने हैं। मैंने अपने कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में पापा का पूरा लोन उतरवा दिया था, पूरा लोन उतरवा दिया था। वो मेरे लिए एक सक्सेस थी। नहीं मिली थी आईआईटी, छोटे कॉलेज में गया, तुम सभी के सपोर्ट से। तुम जैसे ही बच्चे थे उस समय जो साथ में यूट्यूब पे थे, तुमसे जो अब सीनियर हो गए, तुम जैसे बच्चों के सपोर्ट से मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के थोड़ा यूट्यूब से आ जाता था, थोड़ा 2-3 स्पॉन्सरशिप्स कर लेते थे, है ना, ऐसे ऐप वगैरह होते थे कुछ डाउट सॉल्विंग ऐप वगैरह, उनसे पैसा आ जाता था। उसे कर करके फिर लो पापा लो पापा लगा के वो उतरवा दिया था लोन। तब जाके मेरे को ऐसा लगा था कि चलो हाँ यार कुछ कुछ हुआ अब सही। होता है बहुत 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 चीज़ें देखोगे, तो मैं कह रहा हूँ ना तुम 2 साल में आगे बहुत चीज़ें देखोगे, और मुझे बस यही डर है कि ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, साफ बोल रहा हूँ। मुझे बस यही डर है ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। इन लोगों को नहीं पड़ी यार नहीं पड़ी इन लोगों को, किसी की नहीं पड़ी है, एक बच्चे की नहीं पड़ी है, इनको सिर्फ अपने रैंक्स की पड़ी है। इन सबको अपने बस ये है कि वो रैंकर जो है ना वो किसी तरह से फ्री में रखते हैं रैंकर्स को, पता है, फीस नहीं लेते उनसे, उनका खाना पीना रहना हॉस्टल सब फ्री होता है। एवरेज बच्चा बेचारा चाहे मेहनत करना वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन ही नहीं देते। उनको तो ये है कि ये बच्चा रैंक निकालेगा, उसको फ्री में खाना पीना दे दो, उसको टीचर, एक प्राइवेट टीचर उसको दिया जाता है। सोचो कितना बुरा हाल है। क्या तुम फीस नहीं दे रहे उससे तो फीस भी नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है। हाँ भाई रैंक्स ज़रूरी हैं भाई, सही तरीके से लाई जाए तो रैंक ज़रूरी भी हैं, बट उसकी वजह से तुम नॉर्मल बच्चों को भूल जाओ। अब जैसे हमारा है नेक्स्ट टॉपर्स में, हम हमारे रैंक 1 2 सालों से आई है, जेन्युइन रैंक 1 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे पूछोगे जाके बच्चे से, वो पढ़ा है और इनफैक्ट हमारे बैच में एनरोल्ड थे, हमें पता है, हमने पूरा वेरीफाई करा है। उसके बाद हमारी बुक थी, हमारे आंसर शीट्स थे, अभय बैच का सारा था, सब चीज़ थी। इसका मतलब ये नहीं था कि खाली हमने उस पर फोकस करा, हमने सब पे फोकस करा। हमारे पास मैथ्स में 100/100 वाले हज़ारों बच्चे थे लास्ट ईयर, हज़ारों थे। बहुत गंदी मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है। यही सीखना है, मतलब यही सीखना है, मतलब कि इससे बचना जो है ये सीखना है। सब ऐसे ही है। ठीक है चलो, बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाती है यार। एक तो हम ना बात करते करते दिल की बातें जब निकलती हैं तो ऐसा ही होता है। कहते हैं ना दो दो दोस्त जब बैठते हैं, हम तो दोस्त ही बन गए हैं हम सब लोग। यही है, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, और ये होमवर्क जो है ये कर लेना अपना, है ना। और बाय बाय, खाना खा लो, बाय बाय, खाना खा लो, और बहुत देर हो गई तो मैं भी खा लेता हूँ, भूख लगी। ठीक है, बाय।